न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वी विल एक्सप्लोर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ये लॉ है, ये स्टेट ऑफ बॉडी के साथ रिलेटेड है, क्या बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे है, उसको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन कहता है कि बॉडी जो रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको डिस्टर्ब नहीं करती, कोई अनबैलेंस फोर्स उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती। जबकि पार्ट सेकंड ये कहता है कि बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स उसको रोकती नहीं है। इस केस में ये प्लेयर इस बॉल को रोक रहा है, मोशन, लेकिन इस प्लेयर ने सामने आके इस बॉल को रोक लिया। अब इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। मान लिया मॉर्निंग में एक बच्चा है, वो टेबल पर बुक रखता है, बुक रेस्ट पे है, टेबल भी रेस्ट पे है, और उसके बाद वो स्कूल के लिए निकल जाता है और स्कूल पे जाता है। और कुछ जब स्कूल की छुट्टी होती है वो वापस आता है, और वापस आके क्या नोटिस करता है, वो ये नोटिस करता है कि जो बुक थी वो भी उसी पोजीशन पे है और जो टेबल है वो भी उसी पोजीशन पे है। यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लग रही, या एक्सटर्नल फोर्सेस जो लग रही हैं वो बैलेंस आउट हो गई है। जो चीज रेस्ट पे थी वो रेस्ट पे ही रही सुबह से लेके आफ्टरनून तक, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगी, या जो एक्सटर्नल फोर्सेज लग रही थी वो बैलेंस आउट हो गई। तो यही कहता है न्यूटन लॉ, जो फर्स्ट पार्ट है, कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना ही पसंद करेगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है। इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया का मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जो चीज जिस पोजीशन जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना पसंद करती है, अगर उसकी स्टेट को आप चेंज करोगे तो वो उसको रजिस्ट करेंगी। और जैसे अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगी, आप उसको रोकना चाहोगे तो वो रजिस्ट करेंगी। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रुकी हुई है, मूव करना चाहोगे तो वो अपने उस चीज को रजिस्ट करेगी, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी। और ये जो बिगर ऑब्जेक्ट्स में ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द लाइटर ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई मूविंग बस है या मूविंग ट्रक है, उसको रोकना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बट मूविंग फुटबॉल को मेरे लिए रोकना बहुत आसान है। अगर उसका उल्टा भी करूं, एक बस अगर रुकी हुई है उसको धक्का देके चलाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वाइल ऑन द अदर हैंड एक फुटबॉल है, उसको हल्की सी किक मार के उसको चलाना मेरे लिए बहुत आसान है। तो जो इनर्शिया है बिगर ऑब्जेक्ट्स में ज्यादा होता है और लाइटर ऑब्जेक्ट्स में कम होता है। अब एक चीज और समझते हैं, ये बॉल अपने आप रुक गई, मूव करती हुई आ रही थी, लेकिन फुटबॉल रुक गई। यहाँ पे तो मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्स देखने को नहीं मिल रही। हमने तो अभी यही पढ़ा था कि एक्सटर्नल फोर्स लगती है तभी कोई ऑब्जेक्ट रुकती है, लेकिन इसमें एक चीज है, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। पहले केसेस में एक्सटर्नल फोर्स हमें दिखाई दे रही थी, जैसे प्लेयर बॉल को रोक रहा है, एक बॉल दूसरी बॉल से टकरा रही है तो दूसरी बॉल मूव कर रही है। इस केस में हमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिख रही, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, और इस केस में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक तरह की कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो कि फुटबॉल का सरफेस और ग्राउंड के सरफेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उस पे लग रही है। और ये फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है मोशन के। मान लिया कि मोशन हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट को हम पुश कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रिक्शन फोर्स लगेगी लेफ्ट टू राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। फ्रिक्शन फोर्स की यही कैरेक्टरिस्टिक होती है, यही उसकी प्रॉपर्टी होती है कि मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन जो कॉन्टैक्ट सर्फेसिस होते हैं उनके बीच में ये लगती है और मोशन को पोज करती है। तो इसलिए अगर कोई चीज चल रही है वो अपने आप इसलिए रुक जाती है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो उसको रोक देती है। एक चीज और समझते हैं, एक स्लोप है, स्लोप पे मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया, उस बॉल को धक्का नहीं दिया, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई, जस्ट मैंने उस पर रखा, लेकिन वो अपने आप मूव करने लग गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, धरती खींच रही है, स्लोप की वजह से जो फोर्स ग्रेविटी का जो कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा, वो एक्शन में आ जाता है और बॉल को मूव करना स्टार्ट कर देता है। जबकि फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, कंपोनेंट है, वो कम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जो कंपोनेंट के मुकाबले। तो इसीलिए बॉल आगे की तरफ मूव कर रही है। इसी स्लोप का हम फायदा उठा सकते हैं, इसको इसी स्लोप को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे अगर हम स्कीइंग कर रहे हैं, आइस स्कीइंग कर रहे हैं, तो उसमें स्लोप है, तो ये जो प्लेयर है ये अपने आप को आगे की तरफ स्लाइड करता चला जाएगा, ग्रेविटी को यूटिलाइज कर रहा है ये। हालांकि फ्रिक्शन भी है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो सरफेस है, फ्रिक्शनल सर्फेसिस इतने स्मूथ हो गए हैं कि फ्रिक्शन का कंपोनेंट बहुत ही कम हो गया है। तो इस तरीके से एक्शनल फोर्स का इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी
उसको यूटिलाइज किया मूवमेंट को करने के लिए। अब एक चीज तो समझते हैं, एयर रेजिस्टेंस से ग्रेविटी। मान लिया मैंने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया और मैंने ऊपर की तरफ फेंका उसको, तो बॉल को ऑब्वियसली ऊपर ही जाते रहना चाहिए, लेकिन ये एक पॉइंट पे रुकती है, फिर वापस नीचे की तरफ आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? बॉल को मैंने ऊपर फेंका तो ऑब्वियसली इसको ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। यहाँ पे दो फोर्सेस रोल प्ले कर रही है, एयर रेजिस्टेंस एंड ग्रेविटी। एयर रेजिस्टेंस इसके मोशन को रोक रही है और साथ में जो ग्रेविटी है, धरती इसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो जब मैंने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो जो फोर्स थी ऑब्वियसली ऊपर जा रही थी, लेकिन जो ग्रेविटी फोर्स थी इसको नीचे खींच रही थी। एक पॉइंट पे बॉल रुकी और नीचे आना स्टार्ट हो गई। बॉल यू थ्रो अपवर्ड्स विल कीप ऑन मूविंग अपवर्ड्स, बट ग्रेविटेशन पुल जो अर्थ का था वो उसको नीचे की तरफ खींचता है और फाइनली बॉल नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देती है। अब वो केस डिस्कस करते हैं ना, जहां तो ना ग्रेविटी है और ना ही एयर रेजिस्टेंस है। स्पेस की हम बात करते हैं। मान लिया वहां पे हमने एक बॉल को अगर थ्रो किया तो दिस बॉल विल कीप ऑन मूविंग, ये चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ तो ना ग्रेविटी है नीचे खींचने के लिए और ना ही एयर रेजिस्टेंस है इसको रोकने के लिए। तो इस केस में द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन, हमेशा मोशन में ही रहेगी, चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इसको अपोज करने के लिए ना तो एयर रेजिस्टेंस है और ना ही इसको खींचने के लिए ग्रेविटी है। तो इस तरीके से न्यूटन ने ऑब्जेक्ट की स्टेट को, क्या वो मोशन में है या रेस्ट में है, रेस्ट में क्यों रहना चाहेगी या मोशन में हमेशा क्यों रहेगी, इसको बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया थ्रू हिज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा। अब एक क्विज है आपके सामने। फर्स्ट वन फॉर यू, द हैवियर ऑब्जेक्ट हैज मोर इनर्शिया देन द लाइटर ऑब्जेक्ट। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको बताना है। द सेकंड वन फॉर यू, द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ट्रू और फॉल्स? अब इसको पॉज कीजिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर्स आर, आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा वीडियो। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।